हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम पुणे की एक बहुत पुरानी और बहुत जीवंत परंपरा पर बात करने वाले हैं। गणेश विसर्जन उत्सव। हमारे पास मंदार लवाटे की एक किताब है, पुण्यातील गणेश विसर्जन उत्सव 121 वर्षांचा। सकल प्रकाशन ने छापी थी 2014 में। एक बात साफ कर दूं, पूरी किताब नहीं है हमारे पास, बस उसका डिस्क्रिप्शन मतलब जो जानकारी उपलब्ध है वो है। लेकिन इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किताब क्या हो सकती है। पुणे की इतनी अहम परंपरा, उसके 121 साल का सफर, ये किताब क्या बताती होगी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। पुणे में गणेश उत्सव आप जानते हैं सिर्फ त्योहार नहीं है, शहर की पहचान है। और ये किताब, जैसा नाम से लगता है, विसर्जन के 121 साल के इतिहास को समेटती है। देखना होगा कि डिस्क्रिप्शन क्या इशारे देता है। अच्छा, पहले बेसिक बातें। लेखक मंदार लवाटे, प्रकाशक सकल प्रकाशन 2014, मराठी में है। और फोकस, जैसा नाम है, पुणे का गणेश विसर्जन 121 साल। बिल्कुल। और देखो, इस डिस्क्रिप्शन में जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि किताब कई अलग अलग पर जुड़े हुए मुद्दों को छूती होगी। जैसे सबसे पहले तो ऐतिहासिक जड़ें। शायद एक किताब बताती हो कि परंपरा शुरू कैसे हुई। कहाँ से शुरुआत हुई। शायद पेशवा काल से। डिस्क्रिप्शन में जिक्र है 18वीं सदी, बालाजी बाजीराव का समय। क्या तब कुछ खास था? शाही सपोर्ट था या आम लोगों का था शुरू से? यही सवाल है। और फिर वो मंडल वाली बात। शुरुआती मंडल कैसे बने, उनका क्या रोल था, सामाजिक धार्मिक असर। सोचने वाली बात है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी रहा होगा शुरू में। बिल्कुल। और फिर किताब सिर्फ शुरुआत पर नहीं रुकती होगी। समय के साथ विसर्जन कैसे बदला। जैसे विसर्जन का टाइम, क्या हमेशा रात में होता था या पहले दिन में भी? जुलूस के रास्ते वो कैसे तय हुए? शहर बदला होगा, रास्ते बदले होंगे। हाँ बिल्कुल। और ढोल-ताशा पथक, उनका विकास। अरे वो तो पुणे गणेशोत्सव की जान है। वो एनर्जी, वो आवाज। सही कहा। तो किताब शायद इनके बारे में बताती हो, कब आए, कैसे इतने अहम हो गए। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये कम्युनिटी की आवाज है। सही। और ये सिर्फ बड़ी घटनाओं की बात नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन इशारा कर रहा है कि लोगों का जोश, उनकी भावनाएं, पारंपरिक रिदम, मंडलों के बीच रिश्ते, सहयोग, कभी-कभी थोड़ी खींचतान भी, ये सब शायद हो। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ धर्म नहीं, ये समाज का आईना है। सही। ये दिखाता है कि पुणे का सोशल फैब्रिक कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना वाइब्रेंट है। और ये बात वाकई में इंटरेस्टिंग है जब हम इसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीती जागती परंपरा की तरह देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक शब्द है, प्रत्यक्षात प्रसंगीय। मराठी है। प्रत्यक्षात प्रसंगीय मतलब वास्तविक घटनाओं या अनुभवों पर आधारित। तो इसका मतलब शायद किताब में सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, लोगों के अपने अनुभव, जुलूस की यादें, वो माहौल कैसा होता था। ये हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये किताब बहुत खास हो जाती है। सोचो, अगर इसमें लिखा हो कि आखिरी विसर्जन के समय कैसा माहौल होता था, रास्ते कैसे मैनेज होते थे, भीड़, सुरक्षा उस जमाने में। बिना आज की टेक्नोलॉजी के। तो ये सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि उस टाइम के समाज और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके का भी रिकॉर्ड बन जाती है। ये इसे सूखा इतिहास नहीं रहने देता, ज्यादा मानवीय, ज्यादा जीवंत बना देता है। तो अगर हम इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर किताब की ताकत देखें तो पहली बात तो यही लगती है कि ये पुणे के विसर्जन का एक पूरा पैकेज है, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सब कुछ। और शायद ये सिर्फ पुणे के लिए नहीं बल्कि भारत में पब्लिक फेस्टिवल्स कैसे बदले हैं उसे समझने के लिए भी जरूरी हो। दूसरा पॉइंट है इसका जमीनी जुड़ाव। वो प्रत्यक्षात प्रसंगी वाली बात, समितियां, मंडल, टाइम टेबल, लोगों की फीलिंग्स, ये सब, ये इसे सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर का नजरिया नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी बनाता है जो इसे जीते हैं। ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। सही कहा। और तीसरी बात, शायद तुलना करने का मौका मिले। 121 साल का मतलब है, पुराना विसर्जन कैसा था, आज कैसा है, क्या बदला, क्या नहीं बदला। टेक्नोलॉजी, स्केल, कमर्शलाइजेशन, ये सब बदला होगा, पर शायद भक्ति, कम्युनिटी फीलिंग, कुछ रस्में वो वैसी ही हों। ये कंपैरिजन अपने आप में सोशल चेंज दिखाता है। ये तो हुई इसकी अच्छी बातें, पर कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। पहली तो ये 2014 की किताब है,
121 साल के इतिहास पर, तो हो सकता है कुछ बातें आज के रीडर्स को, खासकर यंग जनरेशन को, थोड़ी पुरानी लगें। अप्रासंगिक शायद नहीं, पर हाँ, थोड़ी आउटडेटेड। ये तो है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। दूसरी दिक्कत है पहुंच की, एक्सेसिबिलिटी। लगता नहीं कि ये डिजिटल फॉर्म में है। हाँ, आजकल तो सब ऑनलाइन चाहिए होता है, अगर फिजिकल कॉपी ही है और वो भी आसानी से न मिले। तो फिर जानकारी कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है, जो बहुत मेहनत करे खोजने में। और तीसरी लिमिटेशन, भाषा। मराठी में है। महाराष्ट्र और मराठी जानने वालों के लिए तो बहुत कीमती होगी, लेकिन बाकियों तक, हिंदी इंग्लिश वालों तक ये ज्ञान सीधे नहीं पहुंचता। तो मतलब भाषा और फॉर्मेट, डिजिटल या फिजिकल, ये तय करते हैं कि ज्ञान कितना फैलेगा। हाँ, देखो, ये सीमाएं किताब की अपनी वैल्यू कम नहीं करते उसके टारगेट ऑडियंस के लिए, लेकिन हाँ, वाइडर रीच पर असर डालती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या समझे हम इस किताब और पुणे के विसर्जन के बारे में इस डिस्क्रिप्शन से? निचोड़ ये है कि ये किताब, जैसा हमें पता चल रहा है, पुणे की इस बहुत अहम और प्यारी परंपरा को समझने का एक गहरा सोर्स है, लोकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, हिस्टोरिकल लेवल पर। ये सिर्फ रस्मों का ब्यौरा नहीं, ये दिखाती है कि कैसे एक धार्मिक उत्सव धीरे धीरे शहर की पहचान, समाज, यहां तक कि इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। 121 साल, सिर्फ वक्त बीतना नहीं, ये कहानी है ट्रेडिशन बनने की, बदलने की और चलते रहने की। ये लोकल हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हमें बड़े नेशनल नैरेटिव से हटकर किसी कम्युनिटी की आत्मा को, उसके संघर्षों को, उसकी खुशियों को समझने में मदद करता है। तो मतलब लोकल हिस्ट्री बहुत रिच हो सकती है? बहुत ज्यादा। इसका डिस्क्रिप्शन हमें एक ऐसी किताब की झलक देता है जो पुणे की जड़ों और उनके बदलाव में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। पूरी किताब भले ही ना हो हमारे पास, पर ये डिस्क्रिप्शन ही काफ़ी है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये एक अहम कल्चरल रिकॉर्ड है। 121 साल का बदलाव, उसके पीछे का समाज, भावनाएं, सब कुछ। और देखो, ये पूरी बातचीत एक बड़े मुद्दे पर भी रोशनी डालती है। लोकल हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है। हमारा ध्यान अक्सर बड़ी नेशनल या ग्लोबल घटनाओं पर रहता है, पर किसी जगह की, वहां के लोगों की असली पहचान, उनकी रूह, वो अक्सर ऐसी लोकल कहानियों, परंपराओं में बसती है। सही बात है। इनको स्टडी करने से हमें इतिहास की ज्यादा गहरी, ज्यादा मानवीय समझ मिलती है। और ऐसी लंबी जीती जागती परंपराओं को रिकॉर्ड करना सिर्फ एकेडमिक काम नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कल्चरल मेमोरी को बचाने जैसा है। तो एक सवाल उठता है कि हम अपनी जड़ों को, अपनी लोकल विरासत को कितना महत्व देते हैं और उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में अतीत और वर्तमान की परंपराओं की तुलना का जिक्र था। जरा सोचिए, पुणे विसर्जन जैसे इतने पुराने पब्लिक सेलिब्रेशन में वो कौन सी मूल चीजें हैं? शायद भक्ति, कम्युनिटी का जुड़ाव, उत्सव का जोश, जो बाहरी रूप बदलने के बाद भी, स्केल और टेक्नोलॉजी बदलने के बाद भी शायद आज भी वैसी ही हैं। और क्या बदला है? क्या कमर्शलाइजेशन हावी हो गया है? शोर और भीड़ ने क्या असल भावना को कम कर दिया है, या नई पीढ़ी से अपने नए मायने दे रही है? किसी परंपरा का ये चलते रहना और बदलते रहना, ये उस कम्युनिटी की पहचान, उसके वैल्यूज और वक्त के साथ ढलने की उसकी क्षमता के बारे में हमें क्या सिखाता है?